हमारा आज का विषय है मौर्य साम्राज्य का पतन। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अशोक ने उस विशाल और संगठित साम्राज्य को और भी विस्तृत किया। इस प्रकार से कलिंग को विजित करके उसमें सम्मिलित किया। यह अलग बात है कि कलिंग के युद्ध के पश्चात उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था, लेकिन उसने उस विशाल साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया और उसकी चारों तरफ से सुरक्षा की और उसके समय में साम्राज्य पूरी तरह से चारों ओर से सुरक्षित था। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के बीच में यह साम्राज्य पूरी तरह से बिखर कर रह गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। उन कारणों के बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि कौन से कारण रहे जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। वो कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अशोक का उत्तरदायित्व। जिस अशोक ने एक विशाल साम्राज्य को और अधिक विशाल या विस्तृत बनाया और उसको संगठित और सुरक्षित किया, वो ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार किस प्रकार था। कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध नीति का सदैव के लिए त्याग कर दिया था। कलिंग के युद्ध में होने वाले भीषण रक्तपात को देखकर उसका दिल अंदर तक हिल गया और उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इससे क्या फर्क पड़ा या इसका क्या प्रभाव पड़ा कि मौर्य सेना जो थी पहले इतनी शक्तिशाली थी कि इतने विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की, वही सेना अब युद्ध कला को भूल गई। वो सक्रिय नहीं रही। धीरे धीरे उनमें वीरता की भी कमी हो गई, शस्त्र चलाना भूल गए। इस तरह से जो एक शक्तिशाली सेना थी वो अयोग्य और कमजोर सेना बनकर रह गई। अब ऐसे कमजोर और डरपोक सैनिक ना तो भीतरी विद्रोहों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सके और ना ही विदेशी आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होना अवश्य हो गया। तो क्योंकि युद्ध की नीति का त्याग अशोक ने किया था, इसलिए अशोक का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा माना जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। दूसरा है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। कोई भी साम्राज्य जो है वो हमेशा प्रगति या उन्नति के पथ पर चलता है जब तक कि उसके शासक योग्य हों, शक्तिशाली हों। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे योग्य और शक्तिशाली शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका नेतृत्व दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ जैसे अयोग्य शासकों के हाथ में आ गया। उसके ये उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे जितने कि चंद्रगुप्त या अशोक थे। ये विशाल मौर्य साम्राज्य को संभाल कर ना रख सके। उनके शासनकाल में चारों तरफ अराजकता फैल गई, अशांति फैल गई, विद्रोह होने आरंभ हो गए। तो ऐसे साम्राज्य का पतन होना कोई गलत बात नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी था। फिर है उत्तराधिकार के कानून का अभाव। उत्तराधिकार कानून क्या होता है कि किसी भी साम्राज्य में शासक की मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा उसके लिए कई नियम होते हैं। कुछ में राजा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में युद्ध हो जाता है और कुछ में राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है वही शासक बनता है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में ऐसा कोई भी नियम नहीं था। उत्तराधिकार संबंधी नियम न होने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। कैसे? कहा जाता है कि जब राजा की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। अशोक ने भी अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जो कि आपको पीछे बताया गया था कि 2 साल लेट उसका राज तिलक हुआ था अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। क्यों? क्योंकि उन 2 सालों में उसे अपने इन भाइयों की उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और हत्या करनी पड़ी। उसके पश्चात ही वो सिंहासन पर बैठा था। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल को उसकी सौतेली मां ने अंधा करवा दिया था। ऐसी स्थिति में जो राजमहल होते हैं वो षड्यंत्रों के केंद्र बनकर रह जाते हैं। वहां पर कौन सा षड्यंत्र चल रहा है किसी को नहीं पता लगता और इससे जो है साम्राज्य वहां अशांति और अराजकता फैलनी शुरू हो जाती है, छिन भिन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई शासक नहीं होता, वो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, जिससे साम्राज्य का पतन होना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसा ही उत्तराधिकारी कानून के अभाव के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।
तानाशाही शासन। तानाशाही शासन क्या होता है कि जब सारी शक्तियां किसी शासक के हाथ में हो, शासक निरंकुश हो, उसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो और उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाए। सभी जितने भी पद हैं उन सभी का मुखिया राजा हो, तो ऐसे जो शासक हैं वो पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन ऐसा शासक कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, जो सेना का प्रमुख भी बन सके, न्याय का प्रमुख भी बन सके, अपने मंत्रियों और अन्य कर्मचारियों को भी अपने अधीन रख सके, राजा के जो आदेश हैं उनको सब माने, उसके द्वारा कहे गए वचन उनका सब पालन करें, तो वो साम्राज्य जो है वो तरक्की पर चलता है। लेकिन अगर कोई निरंकुश शासक जिसके पास सभी शक्तियां हों लेकिन उन शक्तियों का वो सही ढंग से उपयोग ना कर सके और राज्य में कोई भी उसका कहना ना माने, ना तो उसकी सेना, ना उसके मंत्री, ना उसके कर्मचारी, तो उस साम्राज्य का पतन होना आवश्यक है। तो मौर्य साम्राज्य का शासन भी तानाशाही शासन था और जब तक मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों के हाथ में रहा तो ये राज्य तरक्की करता रहा, उन्नति करता रहा। क्यों? क्योंकि वो इस योग्य थे कि वो सभी पर अपना नियंत्रण करके एक सही शासन प्रबंध प्रदान कर सकें। लेकिन अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने जब शासन प्रबंध को संभाला तो इतनी सारी शक्तियों को वो अपने पास ना रख सके, उनका उपयोग ना कर सके ढंग से, सभी को अपने अधीन ना कर सके, नियंत्रण ना रख सके, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। जो ये प्रशासकीय प्रबंध की बुराइयां थी यही उनके पतन का एक प्रमुख कारण बनी। विशाल साम्राज्य, ये तो आपको पहले बताया था कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। जैसे कि आपको बताया था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैली हुई थी। इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम नहीं था, जबकि यातायात के साधन भी विकसित नहीं थे। प्रांतों के साथ शासक अपना सीधा संपर्क नहीं रख सकते थे, वहां पर जाना भी कोई आसान काम नहीं था। लेकिन योग्य शासक चंद्रगुप्त और अशोक के समय में कोई भी कठिनाई सामने नहीं आई। वो अपने इस विशाल साम्राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण रख सके। प्रजा में अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री सब उनके बातों को मानते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे और पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखते थे। लेकिन इन दोनों की मृत्यु के पश्चात कोई भी शासक इतना योग्य नहीं हुआ जो कि इतने विशाल साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रख सकता, और यातायात के साधनों के अभाव के कारण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। इससे प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो विशाल साम्राज्य था वो कमजोर और क्षीण होता चला गया, जिससे इसका पतन होना आवश्यक हो गया। राजधानी का केंद्र में ना होना। मौर्य शासकों की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था, लेकिन ये राजधानी साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी। केंद्र में न होने से क्या परेशानी आई कि वो दूर स्थित प्रदेशों के ऊपर नियंत्रण न रख सके। इस स्थिति का लाभ उठाकर जो गवर्नर थे वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण तो रखने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए वो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और विद्रोह करने के पश्चात, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जा सका, उनके विद्रोह का दमन नहीं किया जा सका, इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और धीरे धीरे जब ये प्रांत अलग होने शुरू हो गए तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कर्मचारियों के अत्याचार। मौर्य साम्राज्य के दूर स्थित प्रदेशों के कर्मचारी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। आपको पहले भी बताया था, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को वहां पर भेजा गया था। जब अशोक ने विद्रोह का कारण पूछा तो वहां के लोगों ने कहा कि ना तो हम आपके विरुद्ध हैं और ना ही हम महाराज बिंदुसार के विरुद्ध हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं और उन्होंने हमारे ऊपर इतने अधिक अत्याचार किए हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए हमें विद्रोह करना पड़ा। इससे पता लगता है कि वहाँ के कर्मचारी बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, क्योंकि साम्राज्य विशाल था, राजा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके, तो कर्मचारी भी स्वतंत्र हो गए, उन्होंने वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ऐसे ही अत्याचार अशोक के प्रवर्ती शासकों के समय में भी जारी रहे। प्रवर्ती शासक मतलब अशोक के बाद के जो शासक थे उनके समय में भी ऐसे ही लोगों के ऊपर कर्मचारियों के द्वारा अत्याचार किए जाने लगे, और इन अत्याचारों के द्वारा होने वाले विद्रोह ने मौर्य साम्राज्य के पतन को आवश्यक बना दिया।
साम्राज्य का विभाजन। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों ने मौर्य साम्राज्य में एकता बनाए रखी, लेकिन अशोक की मृत्यु हो जाने के पश्चात विशाल मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। कैसे? उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने आपस में इस साम्राज्य को बांट लिया। जालोक ने कश्मीर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, वीरसेन ने गांधार को अपने अधीन कर लिया और जो बाकी बचा साम्राज्य था उसको संप्रति और दशरथ ने 2 भागों में बांटकर आधा आधा ले लिया। इस प्रकार से विशाल साम्राज्य का किया गया विभाजन घातक सिद्ध हुआ और समय के साथ इसका पतन हो गया। वित्तीय संकट क्या होता है? धन का संकट, धन की कमी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धन की कोई कमी नहीं थी। उसने एक अच्छे आर्थिक शासन प्रबंध की स्थापना की। अच्छा कुशल आर्थिक प्रबंध था जो कि अशोक के शासनकाल तक जारी रहा। अशोक के समय में भी वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही, लेकिन अशोक ने जब युद्ध की नीति का त्याग कर दिया और जन कल्याण या लोक भलाई के कार्यों को अपनाया तो उसके ऊपर बहुत अधिक धन उसने खर्च किया, जैसे स्तूपों का निर्माण, विहारों का निर्माण, अभिलेखों, स्तंभ लेखों आदि का निर्माण, धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रसार और दान देने में उसने बहुत सा धन खर्च किया। इससे राज्य का जो कोष था उसको भारी क्षति हुई, क्योंकि अब जो आय के साधन थे, जो युद्धों के द्वारा दूसरे राज्यों को जीतकर धन प्राप्त किया जाता था, वो समाप्त हो गया था। लेकिन जन कल्याण के कार्यों पर अधिक धन खर्च होने लगा, इससे राज्य के कोष को नुकसान उठाना पड़ा। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में बहुत से जो प्रांत थे वो साम्राज्य से अलग हो गए। अब इससे भी राज्य की आय को नुकसान हुआ, धन की और भी कमी हो गई। राज्य कोष पहले से ही खाली था, तो राज्य कोष के खाली हो जाने से शासन प्रबंध में शिथिलता आ गई और मौर्य साम्राज्य डगमगाने लगा और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। यहाँ अस्थिरता और अराजकता थी, अशांति थी। ऐसे अवसर को देखकर बैक्ट्रिया के यूनानियों ने डिमेट्रियस के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों ने एक पतन की ओर अग्रसर साम्राज्य के ऊपर गहरा आघात किया और धीरे धीरे उसका पतन तेजी से होने लगा। ब्राह्मणों का विरोध। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था ब्राह्मणों का विरोध करना। अशोक ने धम्म की नीति अपनाने के पश्चात, बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात बलि को बंद करवा दिया था। पशु बलि दी जाती थी, जैसे पहले यज्ञ हुआ करते थे तो उनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, लेकिन अशोक ने बलि की प्रथा को बंद करवा दिया। आपको बताया था कि उसने जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसलिए बलि की प्रथा को भी बंद करवा दिया था। उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए और अपने अभिलेखों में एक स्थान पर वहां पर उसने लिखवाया कि ब्राह्मण झूठे देवता हैं। इससे जो ब्राह्मण वर्ग था वो मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गया और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सोचने लगा कि किस प्रकार से अपने अपमान का प्रतिशोध लिया जाए। अशोक का सेनापति पुष्यमित्र था जो कि ब्राह्मण था। मौर्य साम्राज्य का सेनापति पुष्यमित्र था जो कि ब्राह्मण था। उसने मौका देखकर मौर्य साम्राज्य के शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का इसके साथ ही अंत हो गया और उसने शुंग वंश की नींव रखी। लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते हैं। तत्कालीन कारण मतलब कि उस समय एकदम से ऐसा क्या कारण हुआ कि मौर्य साम्राज्य पूर्ण तरह से उसका अंत हो गया। वो था पुष्यमित्र के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करना। पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था। वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और नए शुंग वंश की स्थापना। धन्यवाद। प्यारे बच्चों,
हमारा आज का विषय है कुषाण वंश। भारत पर आक्रमण करने वाले सभी विदेशी आक्रमणकारियों जैसे यवन, जिन्हें यूनानी कहा जाता है, शक, बैक्ट्रियाई, पार्थियाई और कुषाणों में से सबसे अधिक महान कुषाण थे। कुषाण यूची जाति से संबंध रखते थे। ये एक घुमंतु कबीला था और चीन की उत्तर पश्चिम सीमा पर बसा हुआ था। लेकिन 165 ईसा पूर्व में हून नामक कबीले ने उन्हें पराजित करके वहां से पछाड़ दिया। यूची जाति को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी और वो पश्चिम की ओर होते हुए 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। छोटी शाखा तिब्बत चली गई और बड़ी शाखा बैक्ट्रिया में बस गई। लेकिन बाद में बड़ी शाखा 5 शाखाओं में बंट गई और जिनमें से कुषाण जो थे वो प्रमुख थे। कुषाणों के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करने के लिए साहित्य, सिक्के और मूर्तियां भारी मात्रा में प्राप्त होती हैं, जिससे हम उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। कुषाण वंश का सबसे पहला शासक था कैटफिस प्रथम। कैटफिस प्रथम को कुषाण वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उसे कजुल कैटफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही महान योद्धा और सेनापति था। उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं ईरान से लेकर सिंधु नदी तक फैली हुई थी। उसने 45 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किया और उसने अपने आप को महान राजा भी घोषित किया। उसने तांबे के सिक्के भी जारी किए। 80 वर्ष की ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कैटफिसिस द्वितीय। कैटफिस द्वितीय को इतिहास में वेम कैटफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने पिता कजुल कैटफिस की तरह ही महान था। उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का क्रम जारी रखा। उसने बहुत सी विजय प्राप्त की, जिनमें पंजाब, बनारस और मथुरा के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। कहा जाता है कि वो एक कुशल शासन प्रबंधक था। उसने अपने राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें स्ट्रेपीज कहा जाता था, और इनको चलाने के लिए योग्य राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था। उसने अपने शासनकाल में तांबों के सिक्कों के साथ साथ सोने के सिक्के भी जारी किए। उसके सिक्कों पर शिव और त्रिशूल के चित्र अंकित थे, जिससे पता लगता है कि वो शैव मत का अनुयायी था। अपने शासन के अंतिम काल में उसने चीन के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा और उसने चीन के साथ संधि कर ली। उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। उसने न कुषाण राज्य को एक विस्तृत साम्राज्य में परिवर्तित किया, बल्कि एक कुशल शासन प्रबंध की भी स्थापना की। उसके प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म विश्व का एक प्रसिद्ध धर्म बन गया। इतिहासकारों का कहना है कि उसने 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक शासन किया। 78 ईस्वी में उसने शक संवत चलाया था। कनिष्क ने अनेक विजय प्राप्त की। इन विजयों में उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की, मगध पर विजय प्राप्त की, बंगाल पर विजय प्राप्त की, सिंध को विजित किया, उज्जैन और मालवा को विजित करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त उसने चीन के साथ भी युद्ध किया। जैसे आपको बताया था अभी, कुषाण वंश का दूसरा शासक कैटफिसिस द्वितीय ने चीन के साथ युद्ध किया था, लेकिन वो उससे पराजित हुआ था और संधि के अनुसार उसने चीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपने विजयों से प्रोत्साहित होने के बाद कनिष्क ने ये कर देना बंद कर दिया और उसने चीनी शासकों की तरह ही देवपुत्र की उपाधि भी धारण कर ली। चीन के शासक होती था, उसके पास एक दूत को भेजा और ये कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह कनिष्क से कर दे। दूत का यह संदेश सुनकर चीन के शासक को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने उसे बंदी बना लिया। कनिष्क ने इस अपमान का बदला लेने के लिए 70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना अपने सेनापति सी के नेतृत्व में भेजी। इस सेना को चीनी सेनापति पन चाओ ने पराजित कर दिया। कनिष्क को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने फिर से एक विशाल सेना तैयार की और चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया।
इस समय तक पंचाओं की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र पंचयांग नया सेनापति बन गया था। वो कनिष्क के सैनिकों का सामना ना कर सका और चीनी सेना को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। कनिष्क ने चीन के 3 प्रांतों काशगर, यारकंद और खोतान को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जो कि कनिष्क की एक महान सफलता मानी जाती है। इसमें से उसका साम्राज्य न सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर भी फैल गया। साम्राज्य का विस्तार। कनिष्क का साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में खोतान से लेकर पूर्व में बनारस तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में सौराष्ट्र और मालवा तक फैला हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। जो आधुनिक पेशावर है उसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, उसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य अपने उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था। फिर उसके बाद है हमें उस समय की कला के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। उस समय की 2 कला प्रमुख थी, एक गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। सबसे पहले गांधार कला के बारे में। भारतीय कला के इतिहास में गांधार कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गांधार पंजाब के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। गांधार एक नगर जो कि पंजाब के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। कहा जाता है कि इस कला का विकास तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन कुषाण काल में ये अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस कला के विषय, विचार और भाव भारतीय थे, लेकिन इसकी शैली मूल रूप से यूनानी थी। इसीलिए इसे भारतीय यूनानी कला या यूनानी बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। इस कला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध और उसके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को मूर्तियों के द्वारा प्रकट करना था। महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्वों और कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। गांधार शैली के शिल्पकारों ने ये मूर्तियां इतनी सुंदर बनाई हैं, कहा जाता है कि देखने में बिल्कुल सजीव लगती हैं। सजीव मतलब ऐसे नहीं लगता कि ये मूर्ति, ऐसे लगता है कि जैसे ये महात्मा बुद्ध की अगर बनाई गई तो महात्मा बुद्ध हमारे सामने सजीव रूप से बैठे हुए हैं। इतने अच्छे ढंग से बनाई गई हैं। इन मूर्तियों को भूरे पत्थर से बनाया गया है, लेकिन कुछ मूर्तियां काले सलेटी पत्थर से भी बनाई गई हैं। अब इस कला की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला, गांधार शिल्पकारों ने पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इससे पूर्व बुद्ध के अस्तित्व को चिन्हों जैसे वटवृक्ष तथा छतरी इत्यादि के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इससे क्या अभिप्राय है कि पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। अगर महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है तो उसके लिए महात्मा बुद्ध के अस्तित्व चिन्हों को इस्तेमाल किया जाता था, जैसे वटवृक्ष या छतरी इत्यादि। अगर वटवृक्ष बना हुआ है तो इसका मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। छतरी बनी हुई है तो इसका मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई कि महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। दूसरा, इस शैली के शिल्पकारों ने वास्तविकता को दर्शाने के लिए शरीर की नाड़ियां, हड्डियां, पट्टों इत्यादि को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया है। मतलब कि जैसे असली, जैसे आपको बताया सजीव, तो शरीर में जैसे नसें दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं उभरी हुई, तो उस तरह से उनको इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है कि सूक्ष्मता से वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। तीसरा, इस शैली के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाने का प्रयास किया गया है। चौथा, गांधार कला की मूर्तियों के सिरों के बाल घुंघराले दिखाए गए हैं तथा मूंछों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया है। पांचवा, मूर्तियों को सुंदर बनाने के उद्देश्य से उनको वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। वस्त्र और आभूषण सही में नहीं उनको पहनाए गए हैं, बल्कि उनको इस तरह से उकेरा गया है, इस तरह से बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि मूर्तियों ने वस्त्र भी पहने हुए हैं और आभूषण भी पहने हुए हैं। मूर्तियों में बना प्रभा चक्र अलंकरण से रहित है। प्रभा चक्र क्या है? मूर्तियों के सिर के पीछे एक गोल चक्र जो बना होता है, जिसे आभा चक्र बोलते हैं, उसको अलंकृत नहीं किया गया है। अलंकरण से रहित है, मतलब सीधा गोल चक्कर बनाया गया है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कारीगरी नहीं की गई है। सातवां, गांधार कला शैली में पॉलिश और सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे मूर्तियां बनाई गई हैं तो उनको बहुत ही सुंदर ढंग से तराशा गया सफाई से, और उनके ऊपर पॉलिश भी की गई है। इस शैली के शिल्पकारों ने स्त्रियों की मूर्तियों की तरफ कोई भी महत्व नहीं दिया है। कोई स्त्रियों की मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, और
इस शैली के शिल्पकारों ने किसी भी तरह की कामोत्तेजक मूर्तियां भी नहीं बनाई हैं। यह है आपकी गांधार कला। फिर है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली की क्या विशेषताएं हैं? कुषाण काल में ही मथुरा कला शैली भी प्रसिद्ध हुई। जैसे गांधार कला थी वैसे ही कुषाण काल में मथुरा कला शैली भी थी। आरंभ में इसके ऊपर गांधार कला का थोड़ा बहुत प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म हुआ और इसने भारतीय रूप को अपना लिया। मथुरा के शिल्पकारों ने महात्मा बुद्ध, बोधिसत्वों, हिंदू देवताओं, जैन तीर्थंकरों और यक्ष यक्षिणियों की सुंदर मूर्तियां बनाई। सबसे पहली बार उन्होंने ही कुषाण शासकों की वैभवशाली मूर्तियां भी बनाई। ये मूर्तियां लाल रंग के पत्थर से बनाई गई थी, जो कि फतेहपुर सीकरी से प्राप्त किया जाता था। मथुरा शिल्पकारों ने स्तूपों के इर्द गिर्द बहुत ही सुंदर स्तंभ और जंगले भी बनाए। स्तूप आपको बताया था ना, जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष या उनके निशानियां रखी जाती थी, तो उन स्तूपों के इर्द गिर्द इस शैली के अंतर्गत स्तंभ और जंगले भी बनाए गए थे। इस कला की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहला, मथुरा कला के शिल्पकारों ने महात्मा बुद्ध की भारी शरीर वाली मूर्तियां बनाई थी। भारी शरीर मतलब उनको भारी शरीर वाला दिखाया गया था। दूसरा, महात्मा बुद्ध को सदा कमल आसन पर बैठे हुए दिखाया गया था। जैसे महात्मा बुद्ध हैं और उनके नीचे कमल का फूल बनाया गया कि जैसे कमल आसन पर वो बैठे हुए हैं। तीसरा, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में बना प्रभा चक्र पूर्ण तौर से अलंकृत है। जो अभी पहले गांधार कला शैली में आपको बताया था ना कि सिर के पीछे जो एक गोल चक्कर बना होता था जिसे आभा चक्र या प्रभा चक्र कहा जाता है, वो अलंकरण से रहित था। तो मथुरा कला शैली में इस प्रभा चक्र को पूरी तरह से अलंकृत किया गया था, सजाया गया था। चौथा, इस कला शैली में महात्मा बुद्ध की बनी मूर्तियों के सिर पर ना तो बाल दिखाए गए थे और ना ही उनकी मूछें बनाई गई थी। पांचवा, इस कला शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी उनका दायां हाथ अभय मुद्रा को दर्शाते हुए और बायां हाथ जांघ से लगा हुआ दिखाया गया है। छठा, जहां गांधार कला में महात्मा बुद्ध का दायां कंधा प्राय नग्न दिखाया गया है, वहीं पर मथुरा कला में उसे वस्त्र से ढका हुआ भी दिखाया गया है। सातवां, मथुरा शिल्पकारों ने जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां बनाई हैं वे सभी नग्न थी, जबकि महात्मा बुद्ध की बहुत सी मूर्तियों को वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। आठवां, इस शैली के शिल्पकारों ने स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में अधिकतर नग्नावस्था में दिखाई गई हैं, कुछ मूर्तियां अर्धनग्न हैं। ये सभी मूर्तियां कामोत्तेजक दिखाई देती हैं। इस तरह से जो मथुरा कला में मूर्ति कला बनाई गई थी उसने भारतीय कला के क्षेत्र में एक महान क्रांति ला दी। धन्यवाद।